नमस्कार। 30 जुलाई 2025 की महत्वपूर्ण खबरों के हमारे विश्लेषण में आपका स्वागत है। ये खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए है और ये इस चर्चा का भाग 1 है। नमस्कार। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विषयों पर हम पहले भी बात कर चुके हों, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। पंचायत स्तर पर धन के वितरण से जुड़ी एक अहम रिपोर्ट से। हाँ, ये ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति की एक रिपोर्ट है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के तहत फंड्स के हस्तांतरण पर मतलब डेवल्यूशन पर कुछ गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। अच्छा, तो मुख्य चिंताएं क्या हैं? क्या ऐसा है कि जमीनी स्तर पर पैसा ठीक से पहुंच नहीं पा रहा? बिल्कुल। देखिए, रिपोर्ट साफ कहती है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी आरएलबीज को जो फंड मिलता है, उसमें लगातार कमी आ रही है। हम्म। खासकर वो वाला फंड जो अनटाइड होता है, मतलब बिना शर्त वाला अनुदान। अच्छा। ये वो पैसा है जिसे पंचायतें, आप कह सकते हैं, अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से खर्च करने में ज्यादा आजाद होती हैं। तो इस कमी से क्या असर पड़ रहा है? असर यह है कि जो 73वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत वित्तीय विकेंद्रीकरण मतलब फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन का लक्ष्य था, उसकी नींव ही कमजोर हो रही है। और इसके कारण क्या वजहें बताई गई हैं रिपोर्ट में? वजह कई हैं। एक तो ये कि राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोग मतलब एसएफसीज बनाने में देरी करती हैं। हाँ, ये तो सुना है। एसएफसीज ही तो तय करती हैं कि राज्य के रेवेन्यू का कितना हिस्सा पंचायतों को जाएगा। दूसरा, ऑडिटिंग में कमी है, मतलब पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों कम है। और वो 3Fs वाली बात? हाँ, वो भी। मतलब फंक्शंस, फंड्स और फंक्शनरीज, कार्य, कोष और कर्मी, इनका हस्तांतरण भी कई राज्यों में कह सकते हैं आधा अधूरा ही हुआ है। मतलब न पूरे अधिकार, न पैसा, न ही स्टाफ। बिल्कुल। जाहिर है इसका असर तो गांव के विकास पर सीधा पड़ता होगा। तो रिपोर्ट ने क्या सिफारिशें दी हैं, कुछ रास्ते सुझाए हैं? हाँ, सिफारिशें काफी स्पष्ट हैं। पहली तो ये कि पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले और वो बिना शर्त वाला भी हो, साथ ही प्रदर्शन आधारित भी। ठीक है। फंड की हेराफेरी रोकी जाए, पारदर्शिता बढ़ाई जाए और राज्यों पर दबाव बने कि वो एसएफसीज का गठन नियमित रूप से करें। और सबसे जरूरी, अधिकारों और जिम्मेदारियों को सौंपने के लिए एक तय समय सीमा वाला मतलब टाइम बाउंड रोड मैप होना चाहिए। सही बात है। चलिए, शासन की इन चुनौतियों से अब पर्यावरण की ओर बढ़ते हैं। भारत में छोटी बिल्लियों की स्थिति पर एक रिपोर्ट आई है ना? हाँ, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII और NTCA मतलब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मिलीजुली रिपोर्ट है। इसमें क्या खास बातें हैं? कुछ रोचक चीजें, जैसे जो जंगल कैट है वो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली छोटी बिल्ली है। अच्छा। और रस्टी स्पॉटेड कैट वो दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली है और वो भी भारत में है। कुल मिलाकर भारत में ऐसी 10 प्रजातियां हैं। और ये बड़ी बिल्लियों से, जैसे बाघ या शेर, इनसे कैसे अलग होती हैं? देखिए, मुख्य अंतर गले की एक हड्डी का है, हायोइड हड्डी। बड़ी बिल्लियों की यह हड्डी लचीली होती है, इसीलिए वो दहाड़ पाती हैं। हाँ। जबकि छोटी बिल्लियों की हड्डी कठोर होती है, तो वो दहाड़ नहीं सकती, लेकिन लगातार पुर मतलब गुरगुरा सकती हैं। अच्छा, ये बात है। रिपोर्ट में कुछ और प्रजातियों की स्थिति भी बताई है, जैसे एशियाई गोल्डन कैट जो नियर थ्रेटेंड है और फिशिंग कैट जो वल्नरेबल है। मतलब इन पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। पर्यावरण की बात चल रही है तो हिमालय क्षेत्र के खतरों को भी देखना जरूरी है। GLOFs के बारे में बताएं जरा। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। हाँ, GLOF का मतलब है ग्लेशियर पिघलने से जो झील बन जाती है, उसका अचानक फट जाना। बहुत खतरनाक होता है ये। जैसे सिक्किम में हुआ था। बिल्कुल। 2023 में साउथ लोनाक झील में जो हुआ, उससे भयानक बाढ़ आई थी। हो ये रहा है कि तापमान बढ़ने से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, तो ऐसी झीलें ज्यादा बन रही हैं और उनमें पानी भी ज्यादा जमा हो रहा है। फिर कोई भूकंप आ जाए या बड़ा भूस्खलन हो या बहुत भारी बारिश हो जाए तो इनके कमजोर किनारे टूट जाते हैं। और इसी तरह का एक और खतरा है फ्लैश फ्लड्स का। उस पर भी कोई स्टडी आई है? हाँ, एक अध्ययन बताता है कि हिमालय, पश्चिमी तट और मध्य भारत के कुछ इलाकों में अचानक बाढ़ मतलब फ्लैश फ्लड का खतरा ज्यादा है। कौन से इलाके? खासकर ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी जैसी नदियों के बेसिन। वजह वही है, अचानक बहुत तेज बारिश, जिसे हम बादल फटना भी कहते हैं, खड़ी ढलानें और जमीन में पहले से मौजूद नमी। भारत में ऐसी घटनाएं बढ़ भी रही हैं। तो इनसे निपटने के लिए क्या इंतजाम है हमारे पास? देखिए, GLOFs के लिए NDMA का एक नेशनल जियोग्लोफ रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है और CWC यानी केंद्रीय जल आयोग सैटेलाइट से इन झीलों पर नजर रखता है। सार इमेजरी भी यूज करते हैं बादलों के पार देखने के लिए। अच्छा,
और फ्लैश फ्लड्स के लिए? फ्लैश फ्लड्स के लिए IMD यानी मौसम विभाग का फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम FFGS है। ये 6 से 24 घंटे पहले चेतावनी दे सकता है। ठीक है, तो जलवायु और भूगोल से जुड़े खतरे तो हैं ही। अब जरा भूगर्भीय हलचलों पर आते हैं। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी आई थी हाल में। हाँ, बिल्कुल। सुनामी दरअसल समुद्र के अंदर कोई बड़ी हलचल जैसे भूकंप या बड़ा लैंडस्लाइड होने से पैदा होने वाली बहुत लंबी लहरें होती हैं। गहरे समुद्र में ये पता नहीं चलती क्योंकि ऊंचाई कम होती है, लेकिन जैसे ही ये तट के पास पहुंचती हैं, उथले पानी में इनकी गति तो कम हो जाती है, पर ऊंचाई अचानक बहुत बढ़ जाती है और विनाशकारी हो जाती है। हाँ, NDMA की गाइडलाइंस है इसके लिए भी। मजबूत चेतावनी प्रणाली, जोखिम वाले इलाकों की मैपिंग और मैंग्रोव जैसे जो प्राकृतिक बफर हैं, उन्हें मजबूत करना। चलिए अब कुछ और अहम खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं संक्षिप्त में। जरूर। पहला है प्रतिपूरक वनीकरण। CEC की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने 2019 से 24 के बीच लक्ष्य का 85% तो हासिल कर लिया, लेकिन फंड जारी करने और निगरानी में अभी भी दिक्कतें हैं। तो क्या सुझाव है? CEC ने कहा है कि सिस्टम को मजबूत करें और पारदर्शिता बढ़ाएं, जैसे जियो टैगिंग का इस्तेमाल करें। ठीक है, अगला? दूसरा, काजीरंगा टाइगर रिजर्व KTR। यहाँ बाघों का घनत्व भारत में तीसरा सबसे ज्यादा दर्ज हुआ है। गैंडों के लिए तो ये मशहूर है ही। हाँ। तीसरा, वैकल्पिक निवेश कोष मतलब AIFs। RBI ने नियम बनाया है कि रेगुलेटेड संस्थाएं AIF स्कीम्स में उस स्कीम के कुल कॉर्पस के 20% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। AIFs होते क्या है वैसे? ये प्राइवेटली जमा किए गए इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं। SEBI इन्हें रेगुलेट करता है। ये अक्सर स्टार्टअप्स या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश करते हैं। अच्छा, और चौथा, DRDO ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब उड़ान के दौरान रास्ता बदल सकती है। रेंज है 150 से 500 किलोमीटर। महत्वपूर्ण है ये। पांचवा, राजस्थान के जैसलमेर में राटाडियारी ढेरी नाम की एक नई हड़प्पा साइट मिली है। ये उत्तरी राजस्थान और गुजरात के बीच एक लिंक जोड़ती है। अच्छा, इतिहास से जुड़ी खबर और कुछ? हाँ, एक और है स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड SIB। ये स्किल ट्रेनिंग के लिए भारत का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड है। इसका मकसद? लक्ष्य है 4 साल में 50,000 युवाओं को स्किल देना, जिनमें 60% महिलाएं होंगी। ये एक तरह से परिणाम आधारित फाइनेंसिंग है। काफी सारी खबरें हो गईं। तो आज हमने शासन में विकेंद्रीकरण की चुनौतियों से लेकर पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, रक्षा और इतिहास, कई मुद्दों को कवर किया। हाँ, और एक बात जो इन सब में उभर कर आती है वो ये कि कैसे बेहतर योजना, चाहे वो पंचायतों के स्तर पर हो या तकनीक का इस्तेमाल हो, जैसे सैटेलाइट या जियो टैगिंग, ये न सिर्फ विकास में मदद करती है, बल्कि आपदाओं का खतरा कम करने और पर्यावरण बचाने में भी बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। बिल्कुल सही कहा। आज के इस विश्लेषण में इतना ही रखते हैं। अगर ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, जरूर। अगले भाग में हम कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।